जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2011। ये प्रीवियस ईयर है जो 2011 ईस्वी में पूछा गया है। तो यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली इस चैनल के माध्यम से सुबह 9:50 में बिहार दरोगा सेट का लाइव डिस्कशन दिया जाता है और डेली शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका प्रीवियस ईयर कराया जाता है। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खड़गवासला, जो कहाँ पे है? मुंबई में। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि एनडीए का मुख्यालय भी कहाँ पे है? तो वो खड़गवासला में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे लगाया गया था? पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग में कब? तो 1897 ईस्वी में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा कि तात्या टोपे के मित्र कौन थे? तो वो थे मान सिंह। ध्यान रखिएगा, मान सिंह के द्वारा धोखा दिया गया था और अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया गया था। तो जो तात्या टोपे थे, इनका जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। इसके बाद है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे कराया गया था 1929 ईस्वी में? तो लाहौर में कराया गया था। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 40 में है। इसके बाद है क्वेश्चन है 5, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो वो है कांस्य युगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? तो कांस्य युग से। इसके बाद है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाला रेखा है। तो भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा बनाने वाला रेखा है? वो है मैकमोहन रेखा। इसका जो निर्माण किया गया था कब? तो 1914 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि मैकमोहन रेखा किसको अलग करता है? तो भारत और चीन को करता है। इसका जो निर्माण किया गया था 1914 ईस्वी में। इसके बाद है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 2, 4, 3, 1। ध्यान रखिएगा कि 2, 4, 3, 1 जो बांग्लादेश था ये कब बना था? तो 1971 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है जो सिक्किम है ये भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो 1975 ईस्वी में बना था। इसके बाद है SLV 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 2001 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी या जायरे नदी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया तो किसके शासनकाल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये देखते हैं कौन सा है। ठीक है, हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग। ठीक है, हेनसांग नामक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया था। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। आप ध्यान रखिएगा कि जो जयप्रकाश नारायण हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिताब दियारा में। इसके बाद है
विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किसकी है? तो APJ अब्दुल कलाम की है। इनका जो जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है? तो APJ अब्दुल कलाम की। इसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। इसके बाद है कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगनी में वर्णन है। तो राजत रंगनी में किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कि राजत रंगनी जो पुस्तक है किसकी है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। इसमें किसका चर्चा है? तो कश्मीर के इतिहास का चर्चा किया गया है। इसके बाद है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर बी होगा। कब? तो 1828 ईस्वी में। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय हैं इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बंगाल के राधा नगर में। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा इनका जो मृत्यु हुआ था 1833 ईस्वी में। कहाँ पे? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। इसके बाद है कि मैगी नाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो जो मैगी नाट रेखा है ये किन देशों के बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। ध्यान रखिएगा कि मैगी नाट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी को ये अलग करने वाली सीमा है। इसके बाद है कि जो सतलज नदी है इसका उद्गम है। तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, चीन के तिब्बत क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा चीन के तिब्बत क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो तिब्बत के क्षेत्रों से है। कहाँ से? तो एक मानसरोवर झील के पास राकस ताल है, राकस ताल झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राकस ताल हिमनद है उसी से निकलती हैं। तो मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है राकस ताल हिमनद, उसी से निकलती है कौन? तो सतलज नदी तिब्बत के क्षेत्रों में। इसके बाद है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब? तो वो किए थे 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। तो कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद देखिएगा कि जो राष्ट्रगान है जनगण मनगढ़, इसके रचयिता कौन है? तो वो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद है देखिएगा कि इसे गाने में कुल कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दूध से है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जून को मनाते हैं। इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम है। ठीक है, कौन सा है? आम, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मनगीफेरा इंडिका। इसके बाद है दुनिया का नवीनतम देश है। तो जो दुनिया के नवीनतम देश है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, कौन से क्रम का है? तो ये है 193वें क्रम का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यूएनओ में कितने देश हैं? तो 193। और 193वें क्रम का देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। इसके बाद है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? तो बिहार में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो केरल में। ध्यान रखिएगा केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार के साक्षरता दर कितना है? तो वो है 63.8%। ध्यान रखिएगा 63.8%। इसके बाद है
सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा कि राजधानी का उस समय नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। इसके बाद है ऐसा प्रथम इंजीनियरी स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा है, तो वो है बिहार से। ठीक है, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है किससे, तो बिहार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है तो कौन है, तो वो है बिहार से। कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। ध्यान रखिएगा नीतीश कुमार हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये कितने बार बन चुके हैं, तो 8 बार बन चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, आसियान का सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आसियान जो है इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1967 ईस्वी में। और टोटल देश कितने हैं, तो 10 हैं। ध्यान रखिएगा टोटल 10 हैं। इसके बाद है उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ के थे, वो थे बिहार के। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तो पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इनका जो मृत्यु हुआ था 1708 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो ध्यान रखिएगा कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का भार सौंपा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि खाद्य एवं कृषि। इसके बाद है चलिए तो करेंट है, चलिए आगे चलते हैं। आइए समझते इसको। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका जो हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधानीकरण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है चलिए तो करेंट है, ठीक है, उस समय का है। तो चलिए देखते हैं इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा नीदरलैंड। और नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ पे है, एम्स्टर्डम। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी दिन को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच का जो वार्षिक बैठक होता है वो कहाँ पे होता है, दावोस में होता है, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ पे है, तो वर्न है। ठीक है, वर्न। इसके बाद है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी के खेल में। इसके बाद है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंधु एवं झेलम की नदी के बीच है। ध्यान रखिएगा कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है किन नदी के बीच है, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि जो आनंद मठ है ये किसकी पुस्तक है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की। और इसमें किसका चर्चा किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा वो होगा कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा सी। ध्यान रखिएगा कि जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक से। ध्यान रखिएगा कर्नाटक से, बाकी सभी का सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगूबाई हंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गंगूबाई हंगल ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, गंगूबाई हंगल। इसके बाद है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा कि जो स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद के जो शिकागो में लेक्चर दिया गया था, तो उसका संकलन कहाँ पे मिलता है, तो कोलंबो से अल्मोड़ा। ध्यान रखिएगा कि कोलंबो से अल्मोड़ा में मिलता है। तो किसका संबंध है इससे, तो स्वामी विवेकानंद का। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि जो CSIR, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना की गई थी 1942 ईस्वी में की गई थी। तो CSIR का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है किसको, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व स्तर पर किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ध्यान रखिएगा भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पे चलते हैं आगे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद है कि भारतीय मौसम वेधशाला भी कहाँ पे है, तो वो है पुणे में। ध्यान रखिएगा कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में है। इसके बाद है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे है, तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है वो चेन्नई में है। इसके बाद है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है, मौसम वेधशाला पुणे में है। इसके बाद है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लिएंडर पेस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लव है वो किस खेल से संबंधित है, वो है टेनिस से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ध्यान रखिएगा कि डबल फॉल्ट का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस। ध्यान रखिएगा कि डबल फॉल्ट का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से है, टेबल टेनिस से है। इसके बाद है चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि वृंदावन गार्डन स्थित है। तो जो वृंदावन गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है कर्नाटक के मैसूर में। ध्यान रखिएगा कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे है, तो वो है मैसूर में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, तो मैसूर में। इसके बाद है कि उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, बी से यानी बिहार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई। ध्यान रखिएगा उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं, तो वो कौन सा राज्य है, वो है बिहार। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा कि टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो वो हैं ग्रेग जॉन्स। ठीक है, इसके बाद है चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा कि सिम का जो पूरा नाम होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायकल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। इसके बाद है कि समुद्री शीतल पवन बहती हैं। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा
ऑप्शन बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 58 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो घड़ी होगी, तो क्या हो जाएगी, तो सुस्त हो जाएगी। इसके बाद है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा केवल तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये प्रश्न खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।